हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एथिक्स को कैसे समझा जा सकता है। इस टॉपिक में आप ये सीखोगे कि एथिक्स को हमें या एथिकल प्रिंसिपल्स को हमें एक अम्ब्रेला टर्म समझ के नहीं चलना चाहिए, बिकॉज विद इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स इसके बड़े सारे डायमेंशंस, बड़े सारे मीनिंग्स, बड़े सारे तौर तरीके एथिक्स को देखने के छुपे होते हैं। अब वो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं ये हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। अब यहाँ पर राइटर शुरू में ही आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि एथिकल थ्योरी कोई एक थ्योरी नहीं होती है, वो थ्योरीज होती हैं जो कि अलग अलग प्रकार की होती हैं। डिफरेंट एथिकल थ्योरीज जो होती हैं वो हमारे अंदर एथिकल थिंकिंग को इन्वोक करती है, जागरूक करती है। और इसी एथिकल थिंकिंग के साथ बड़े सारे डायमेंशंस जो होते हैं वो जुड़े होते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर। सब्जेक्ट मतलब किसी भी एक टॉपिक को लेकर, कोई भी एक एक्सपीरियंस को लेकर। हर एक कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन में जो एथिक्स है, जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, अगर वहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट को ला दिया जाए, एक सिचुएशन को ला दिया जाए, तो जो एथिक्स का जो मीनिंग होता है वो बदल जाता है। आप अलग अलग सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से एथिकल प्रिंसिपल्स को इंटरप्रेट कर सकते हो, देख सकते हो, फील भी कर सकते हो। तो एथिकल थ्योरीज जो होती हैं वो एक तरीके से होती तो फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है। अब फिलोसफिकल इसको बोलने का दोस्तों ये मतलब है जो भी चीज़ जिसको हम मानते हैं कि जो फिलोसफी का पार्ट है और जिसको हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ फिलोसफिकल है, तो वो चीज़ कोई यूनिवर्सल नहीं होती है। यूनिवर्सल इसलिए नहीं होती है बिकॉज फिलोसफिकल चीज़ें जो है वो ओपिनियंस पर डिपेंड करती हैं, और ओपिनियंस जो होते हैं दे आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव से कहने का ये मतलब है दे वेरी, दे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो एथिकल थ्योरीज फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन होती हैं ताकि हम अपनी मॉरल जजमेंट्स जो देते हैं एथिक्स के बेसिस पर, हम उसको समझ सकें, एक्सप्लेन कर सकें, और वो फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन हमको गाइड भी करती हैं ताकि हम वेरियस तरीके की मॉरल जजमेंट्स को प्रैक्टिस कर सकें या फिर बेसिकली एक जजमेंट दे सकें। अब वो जजमेंट दे सकें जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो चीज़ फिलोसफिकल है वो अपने आप में है ही सब्जेक्टिव, यानी कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। अगर आपका एक फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट है किसी एक चीज़ के ऊपर, तो वो दूसरे पर्सन से या मुझसे अलग हो सकता है। एंड सिमिलरली मेरा फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट, किसी एक चीज़ को देखने का नज़रिया, किसी एक टॉपिक को समझने का पर्सपेक्टिव आपके पर्सपेक्टिव से वेरी कर सकता है। तो अलग अलग एथिकल थ्योरीज अलग अलग फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात करती हैं जिसके बेसिस पर हम मॉरल जजमेंट्स अपनी देते हैं, यानी कि अच्छे और बुरे की समझ हमारे अंदर पनपती है। अब कोई भी जो एक एथिकल थ्योरी होती है, यहां पर राइटर एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, वो सिर्फ आपके मॉरल बिलीव्स की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक एथिकल थ्योरी को समझने बैठे हुए हो और उसके बेसिस पर इंडिविजुअल के, सोसाइटी के या कल्चर के मॉरल बिलीव्स को समझने का आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और इसके पीछे एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन यही है, क्योंकि एथिकल थ्योरी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं एक फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड ऑल दीज थिंग्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर। तो कोई भी एथिकल थ्योरी सिर्फ एक सिंपल सा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है एक इंडिविजुअल सोसाइटी या कल्चर के साथ जुड़े हुए मॉरल बिलीव्स का। कोई भी जो एक पर्सन एथिक्स के दायरे को समझने की जब कोशिश कर रहा होता है या कर रही होती है, उसके दिमाग में बड़े सारे विभिन्न तरीके के जो सवाल हैं वो उत्पन्न होते हैं। अब पहले हम इन सवालों को समझते हैं और फिर इनकी कैटेगराइजेशन करेंगे। जब हम कैटेगराइजेशन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट के तौर पर, आउटकम के तौर पर डायमेंशंस ऑफ एथिक्स का खुलासा हो जाएगा। लेकिन उन डायमेंशंस को समझने के लिए पहले एक इंडिविजुअल के दिमाग में जो भी विभिन्न तरीके के सवाल उत्पन्न होते हैं
जिनका कहीं ना कहीं मोरालिटी से लिंक है, एथिक्स से लिंक है। पहले हम उसको समझते हैं कि एक इंडिविजुअल को अपने जीवन काल में किस किस तरीके के उसके दिमाग में सवाल उत्पन्न होते हैं और कौन कौन से अलग अलग वेरियस टॉपिक्स के ऊपर सवालों का सामना एक इंडिविजुअल को करना पड़ता है मानसिक रूप से। इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग यहां पर आपको दे रखी है राइटर ने, वो है द वेरी नेचर एंड स्टेटस ऑफ मोरालिटी। कि अगर हम ये बोलते हैं किसी चीज़ को सही और गलत समझने की कोशिश करते हैं तो उसका नेचर क्या है और उस चीज़ का स्टेटस क्या है, इसको पहले सवालों के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अब हम मोरालिटी अगर माने किसी चीज़ को, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को आधार माने कि ये एक मोरालिटी का आधार है, यानी कि इसके अंदर इस चीज़ को देखने का नज़रिया ऐसा है मेरा, या तो ये मुझे अच्छी चीज़ लग रही है, अच्छा टॉपिक लग रहा है, या तो ये बुरा लग रहा है। तो मैं आधार किस चीज़ को बनाऊं, मैं बेस किस चीज़ को बनाऊं? किसी भी चीज़ को अच्छे और बोलने का हक जो मुझे मिलेगा वो कैसे मिलेगा? क्या मैं ये मानूं कि जो धार्मिक किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है अगर वो भगवान के द्वारा बोले गए शब्द हैं तो क्या मैं उसको मान लूं वो मोरालिटी है? या फिर अगर मान लो कि कोई पर्सन अथीस्ट है, उसका धर्म वगैरह के ऊपर विश्वास नहीं है, वो नहीं मानता भगवान में, देवी देवताओं में, तो क्या पर्सन जो कि भगवान में नहीं मानता है, क्या उसके लिए इंसानों ने जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं अपने म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, क्या पर्सन उसको मोरालिटी माने? यानी कि यहां पर एक डायलेमा ये है मोरालिटी को मानने का। सही और गलत की समझ अगर किसी पर्सन के अंदर है तो हम रिलीजन को आधार माने या फिर एक इंडिविजुअल सोसाइटी के द्वारा क्रिएट करे गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को मोरालिटी का आधार माना जाए। यानी कि हम यहाँ पर रिलीजन वर्सेस नॉर्म्स की डिबेट को शामिल कर सकते हैं। तो अगर मैं मोरालिटी मानूं किसी एक टॉपिक या सब्जेक्ट को लेकर तो वो किसको मानूं? अब यहां पर सवाल यही आके खड़ा हो जाता है, तो एग्जैक्टली एक पर्सन के लिए एथिक्स है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर एक एथिक्स की, या उसका स्कोप क्या है? अगेन, क्या उसका कोई फिक्स आंसर है? और उस चीज का आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज ये चीज भी एक फिलोसफिकल डिबेट है। फिलोसफिकल डिबेट ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होती है। ओपिनियन सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव इसलिए होते हैं, कोई भी चीज़ फिलोसफिकल इसलिए होती है, ओपिनियन का मतलब ही यही होता है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो पहली चीज़ हमें अनक्लियर होते हुए भी ये क्लैरिटी हमें मिल रही है। हालांकि चीज़ अनक्लियर है कि इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है, तो अनक्लियर ही है। ये सवाल जितने हैं ये हवा में ही लटके हैं और लटके ही रहेंगे और लटके थे कि मोरालिटी का नेचर क्या है, उसका स्टेटस क्या है। क्या धर्म के आधार पर देखूं मैं इस मोरालिटी को, या फिर इंसानों के द्वारा बनाए गए एक समाज के साथ जुड़े हुए नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर मैं सही और गलत की पहचान करूं? ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, आपके लिए क्या सही बैठता है। दूसरे तरीके की क्वेश्चन, नेचर एंड मीनिंग ऑफ मॉरल जजमेंट्स। अब अगर मेरा दिमाग कोई एक मॉरल जजमेंट देना चाहता है, मॉरल जजमेंट भी ऑब्वियसली बात है राइट एंड रॉन्ग डिसीजन के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो उसका नेचर क्या है और उसका मीनिंग क्या है, इस चीज के साथ भी कुछ ना कुछ सवाल जवाब जुड़े हुए हैं। और वो सवाल ये हैं, सबसे पहला तो, क्या मॉरल जजमेंट सिर्फ और सिर्फ इमोशनल होती है नेचर के अंदर? यानी कि अगर मुझे सही और गलत की समझ है और उसके बेसिस पर मेरा दिमाग कोई आर्ग्यूमेंट, कोई जजमेंट देना चाह रहा है, तो क्या मैं ये सही और गलत की पहचान और उसकी समझ इमोशनल होकर करूं क्या? तो क्या मेरे मॉरल जजमेंट्स मेरे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं? क्या मेरी डिजायर्स को एक्सप्रेस करते हैं? या फिर वो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है कि भले किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन मैं तो रैशनैलिटी के ऊपर, मैं तो लॉजिक के ऊपर बात करूंगा। क्या जो मैं रीजन दे रहा हूं वो रीजन मेरे इमोशन से प्रभावित है या फिर मेरी रैशनल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से प्रभावित है?
पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या मॉरल जजमेंट्स को मैं यूनिवर्सल तौर पर, मतलब वो सबके लिए, पूरी दुनिया में सभी इंसानों की प्रजाति के लिए, क्या मेरी मॉरल जजमेंट्स ऐसी हो सकती हैं कि वो यूनिवर्सली ट्रू हो या यूनिवर्सली फॉल्स हो? अब अगर वो यूनिवर्सली ट्रू है, यूनिवर्सली फॉल्स, यानी कि हर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हर एक सिचुएशन के अंदर सेम नहीं हो सकती, सही और गलत हर सिचुएशन के अंदर नहीं हो सकती है, तो क्या यहां पर मुझे सिचुएशन के प्रभाव को कंसिडर करना चाहिए? क्या कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए? क्या मेरी मॉरल जजमेंट्स किसी एक सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है? और अगर ऐसा है तो क्या सिचुएशन या जैसे कॉन्टेक्स्ट बदलेगा तो मेरी मॉरल जजमेंट भी बदल जाएगी क्या? तो मुझे जो सही और गलत की समझ है, तो वो मुझे क्या परिस्थितियों के हिसाब से मुझे सही और गलत चुनना पड़ेगा? क्या ऐसा कोई भी सही और गलत की समझ मेरे अंदर या दूसरे इंसानों के अंदर नहीं हो सकती क्या, जो हर एक सिचुएशन में यूनिवर्सली सही बैठे और गलत चीज गलत ही बैठे हमेशा? ये अगेन एक सवाल है जो एक इंडिविजुअल के दिमाग की धज्जियां उड़ाता है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। जैसे इंसानों को बोला जाता है, बचपन से सिखाया जाता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलो, बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब इस स्टेटमेंट को सुनकर जो मेरे माँ बाप ने मेरे को स्कूलों में, मेरे को टीचर्स ने, बड़े बुजुर्गों ने ये सिखा रखी है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि हमेशा सच बोलो, तो अब मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूं? क्या ऑनेस्टी एक डिजायरेबल ट्रेट है? तो हम कहेंगे यस, ऑनेस्टी एक डिजायरेबल ट्रेट है एक पर्सन के लिए। लेकिन ऐसे डिजायरेबल ट्रेट का मैं क्या करूं कि मेरे सच बोलने की वजह से मेरे अपनों को दुख पहुंचे? सामने मैं किसी को किसी परिस्थिति से निकाल सकता हूं झूठ बोलकर, और सच बोलने की वजह से मैं उसकी लंका लगा डालूं, तो ऐसा सच क्या मेरा एक मॉरल जजमेंट के ऊपर, मॉरल जजमेंट के बेसिस पर या एथिक्स से जुड़ा हुआ सच हुआ क्या, जिसने किसी को ठेस पहुंचा दी, किसी को किसी गड्ढे में धकेल दिया मैंने, किसी की लाइफ में मेरे सच बोलने की वजह से ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो पर्सन जो है वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है? मैं उसको उस परिस्थिति से निकाल सकता था झूठ बोलकर। तो क्या मैं सच को बिल्कुल एक, मतलब अपने अंदर एक ट्रेट ऐसी अपना लूंगा कि मुझे झूठ बोलना ही नहीं है, चाहे किसी की जान क्यों ना चली जाए? तो मेरा सच अगर किसी की जान ले रहा है तो क्या मैं सही हूं क्या, या फिर उस सिचुएशन के अंदर मैं गलत हूं? तो क्या ऑनेस्टी एक डिजायरेबल ट्रेट है एक पर्सन के अंदर, या फिर ये जो स्टेटमेंट है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा सच ही बोलूंगा मैं हर एक परिस्थिति के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए? और अगर ये डिजायरेबल ट्रेट है तो फिर इंसान को कभी भी, जीवन से लेकर मरण तक, क्या कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए? कोई भी सिचुएशन, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे आपके अपनों की जान क्यों ना चली जाए। और अगर ये सही है, अगर ये बात सही है, तो क्या मुझे फिर सच्चाई बोलते हुए, सच को बोलते हुए, क्या सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना चाहिए क्या? कि अगर मैं ये चाहता हूं मेरे सच बोलने की वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए या मेरा खुद का नुकसान ना हो जाए, तो मैं यहां पर कोई एक मीन होकर तो बात नहीं कर रहा हूं क्या? या फिर मैं सच अगर बोल रहा हूं तो क्या इसमें मेरी मीननेस या मेरा खुद का स्वार्थ तो नहीं जुड़ा हुआ है? या फिर मुझे सच को सिचुएशन टू सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट बोलना चाहिए, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सच और झूठ के बीच में बैलेंस करके रखना चाहिए? तीसरे तरीके की कैटेगरी के जो सवाल हैं, दे आर द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, जो कि आपकी मॉरल जजमेंट्स को जस्टिफाई करते हैं। यहां पर बात हो रही है जस्टिफिकेशन ऑफ मॉरल जजमेंट्स एंड मॉरल आर्ग्यूमेंट्स, और ये जस्टिफिकेशन तीन चीजों से उत्पन्न हो रही है: कुछ फंडामेंटल रूल्स, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कुछ फंडामेंटल वैल्यूज। और किस तरीके के सवाल ये तीसरी कैटेगरी के अंदर इंसानों को परेशान करते हैं, उनके दिमाग में आते हैं? आर कॉन्सिक्वेंसेज द ओनली थिंग दैट मैटर इन अ डिसीजन?
अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो क्या परिणाम जो हैं वो सोचते हुए मुझे कुछ डिसीजन लेना चाहिए क्या लाइफ में, कि इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा परिणाम इसका निकलेगा या इसका दुष्प्रभाव मेरे और मेरे अपनों के ऊपर पड़ेगा। या फिर कुछ दूसरे प्रिंसिपल्स भी होते हैं, देयर आर सर्टेन अदर प्रिंसिपल्स ऑल्सो जो कि मुझे फॉलो करने चाहिए किसी भी एक डिसीजन को लेते हुए या फिर एक मॉरल जजमेंट को देते हुए। और सवाल के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहां पर, क्या इंसानों की पर्सनल जो खुशी होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या एज कंपेयर टू ड्यूटी निभाना, कर्तव्य का पालन करना। अगर मैं अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को अपना घर चलाने के लिए ब्रेड विनर या ब्रेड अर्नर बनना पड़ रहा है, रोटी को उसको कमा के लानी पड़ रही है, उसको अपने बीवी बच्चों का, घर का किराया का, खर्चे का, सबका ध्यान रखना पड़ रहा है, और वो पर्सन पिसते चला जा रहा है। वो बहुत अच्छा हस्बैंड साबित हुआ, बहुत अच्छा एक फादर साबित हुआ, बहुत अच्छा एक बेटा साबित हुआ, बहुत अच्छा एक भाई साबित हुआ, कोई भी आप इमेजिन कर सकते हो, मेल फीमेल, जेंडर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, बस एग्जांपल एक मेल का ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन वो इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा नाखुश है अपने जीवन से, पर्सनल हैप्पीनेस को रौंद कर कुचल कर वो अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है या कर रही है। तो इस मामले में मैं क्या मानकर चलूं, एक सवाल जो आपके जहन में आ सकता है और उस पर्सन के जहन में आ सकता है, और किसी भी पर्सन जो कि उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है या फिर आप उस परिस्थिति में हो, तो आप क्या मानोगे कि आपके लिए बेस्ट चीज क्या होगी, आपकी हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आप जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एज अ इंडिविजुअल एंटिटी, एज अ सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटी, क्या अपनी खुशी के बारे में अगर आप सोच रहे हो और अगर आप थोड़ा सा अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निगलेक्ट कर रहे हो, या पूरी तरीके से चलो मान लो निगलेक्ट कर रहे हो, तो आपने अगर अपनी खुशी के बारे में सोचा तो आपने क्या पाप कर दिया क्या? या फिर आपकी खुशी, अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो उसके चक्कर में दूसरों का भट्टा बैठ रहा है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही, घर का किराया नहीं भरा जा रहा, आप अपने बारे में सोचते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए आप जो है अपने परिवार का, अपनों का नुकसान कर रहे हो, और आपने सबसे रुख मोड़ लिया अपना, तो ये चीज़ सही है कि गलत है? और वहीं पर अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, आप दूसरों की नज़रों में, समाज की नज़रों में, घर परिवार की नज़रों में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप ऐसे हो चुके हो कि आपके लिए जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया, आप बहुत ही ज़्यादा एक नाखुश इंसान हो और जीवन से सिर्फ आपको कंप्लेंट है, लेकिन आप वो सहन करके चुपचाप आगे जीवन में बढ़ते चले जा रहे हो। अब ये दोनों सिचुएशन के अंदर एक आंसर अगर हम लाए तो लाएं कैसे? ये चीज इंडिविजुअल को उसके पैदा होने से पहले तो नहीं बताई गई थी ना, कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा और बेटा तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हें सिर्फ दूसरों के लिए जीना है। और पर्सन अगर अपने लिए जीने लग जाए तो उसको कोई ये कहने लगे कि तुम्हारी वजह से दूसरों का भट्टा बैठ रहा है, तुम तो स्वार्थी इंसान हो, तुम तो बेकार हस्बैंड हो, बेकार फादर हो, बेकार भाई हो, बेकार बेटे साबित हुए, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर। इनमें से फिर कौन सी बात ठीक है? पर्सन डिप्रेशन में जाते हुए, मरते मरते, गुलामी करते करते मर जाए सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, और पर्सन अगर अपनी खुशी के बारे में सोचने लग जाए, अपने कर्तव्यों से थोड़ा सा रुख मोड़ ले, तो पर्सन को ताने मिले। और अगर उसने अपनी खुशी के बारे में सोच लिया, वो किसी को हार्म करना नहीं चाह रहा है, लेकिन क्योंकि वो अपनी खुशी के बारे में सोच रहा है तो इनडायरेक्टली उसका रिपरकशन उसके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ उसके उनके जीवन पे पड़ रहा है। तो क्या सही है क्या गलत है? अब इसमें हम क्या ही आंसर दें इस चीज का? या फिर दूसरे और सवाल, इज बीइंग वर्चुअस मोर इंपॉर्टेंट? क्या अगर हम हैप्पीनेस और ड्यूटी वाली बात को हटाकर ये बोले कि इंसान को वर्चुअस होना चाहिए, वर्चुअस आप चीज ये जानते हो, हमने पहले भी बात कर रखी है कि इंसान के अंदर कुछ वर्च्यूज, कुछ गुड क्वालिटीज इन एवरी सिचुएशन उसके अंदर हो, कि जैसे वो इंसान हमें प्रतीत हो कि ये तो भगवान श्री राम का अवतार, एक तरीके से इसके अंदर कोई चीज गलत ही नहीं है। तो वर्चुअस फिर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हैप्पीनेस और ड्यूटी निभाने से भी ज्यादा?
तो इनमें से अगर हम किसी भी प्रिंसिपल की बात करें, वो एक मॉरल जजमेंट का हमारे आधार बनता है, लेकिन अगेन इसके पीछे आप कोई एक यूनिवर्सल जजमेंट नहीं दे सकते हो। मोरालिटी के बेसिस पर यस यू कैन से दैट दिस इज गुड और दिस इज बैड, बट अगेन बात वहीं आ जाती है कि ऑल दीज क्वेश्चंस आर एंड ओपिनियंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच फिलोसफिकल एंड सब्जेक्टिव इन नेचर। चौथी तरीके के सवाल, एथिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। कि एथिक्स को हम थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ समझ के पढ़ लेते हैं और दूसरे फिलोसफर्स के आर्ग्यूमेंट्स को जान लेते हैं। ये सवाल जवाब जो हैं हमारे जीवन से कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, जुड़े होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसके अंदर एथिक्स की एप्लीकेशन किस किस तरीके से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोसाइटी या कल्चर के अंदर विभिन्न सवालों को पैदा करती है। और वो सवाल क्या है, जैसे चोरी करना बुरी बात है, लेकिन अगर एक इंसान ने चोरी इसलिए करी ताकि वो अपने बच्चे का पेट भर सके, तो क्या ये जस्टिफाई था कि नहीं था। अब यहां पर जो एक इंसान का प्यार है, वो प्यार अपने डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, अपने बेबी के साथ जुड़ा हुआ है, बच्चे के साथ। अगर उसके पास पैसे नहीं थे और उसने दूध की चोरी कर ली कहीं से अपने बच्चे का पेट भरने के लिए, पैसों की चोरी कर ली ताकि वो अपने बच्चे का पेट भर सके, और अगर वो चोरी नहीं करता तो उसका बच्चा मर जाता, तो ये चीज क्या जस्टिफाई थी कि नहीं थी। अब यहां पर आर्ग्यूमेंट आ जाएगी एक कॉन्टेक्स्ट की, सिचुएशन की, कि अगर कोई एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो आप कहोगे कि उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन वही चोर अगर अपनी इस दुविधा को आपके सामने रखे तो हो सकता है कि आपका दिल पिघल जाए। और फिर यहां पर जैसा हम सेकंड वाले टॉपिक के अंदर पढ़ रहे थे यहां पर, कि इमोशंस के बेसिस पर आपकी जो मॉरल जजमेंट है वो ये कहने लगे कि यार मेरी मोरालिटी तो पर्सनल होती है, वैसे भी हमने पढ़ा था एथिक्स जो चीज़ होती है वो एक यूनिवर्सल होती है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से यूनिवर्सल नहीं होती है। अभी आप इस टॉपिक के इतने सारे सवाल देखकर ये समझ गए होंगे कि एथिक्स को शुरू शुरू में भले ही हम कह रहे थे कि वो एक यूनिवर्सल चीज़ होती है, लेकिन एथिक्स के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट का, सिचुएशन का इम्पैक्ट होता है। एथिक्स के अंदर भी वो भी बदलती है, सिचुएशन टू सिचुएशन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। तो चोरी आप कहोगे नहीं नहीं यार चोरी करना तो बहुत बुरी बात है, ऐसे है वैसे है, लेकिन अगर पर्सन अपनी दुविधा इस प्रकार की आपको समझा दे, वो आपके सामने रो दे कि यार मेरा बच्चा मर जाता अगर मैं उस टाइम पर चोरी नहीं करता, ये चोरी कोई मैंने अपनी खुद की कोई अय्याशी पूरी करने के लिए, अपना खुद का कोई शौक पूरा करने के लिए नहीं करा मैंने, लेकिन अपने बच्चे का पेट भरने के लिए ये वाली चोरी करी है, तो आप उसको माफ कर दो। लेकिन अगर आप माफ कर दो तो सवाल ये उठता है कि क्या कानून माफ करेगा। अगेन एक डायलेमा। और सवाल कि बायोलॉजी की फील्ड के अंदर बड़े सारे तरीके के एडवांसमेंट्स होते जा रहे हैं, तो ये एडवांसमेंट्स बिना रुकावट के चलते रहने चाहिए क्या, या फिर किसी तरीके का कोई कंट्रोल होना चाहिए। जैसे दुनिया के विभिन्न साइंटिस्ट आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा करने में लगे हुए हैं। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड, एग्रीकल्चर, क्रॉप और इन सब तक तो ठीक थी, लेकिन अब जब ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर आके उतर रही है तो ये चीज़ क्या जस्टिफाई है, क्या बिना रोक टोक के ये चीज़ चलती रहनी चाहिए, या फिर देयर शुड बी सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्या स्कूलों, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स होते हैं क्या वो प्योर तरीके से सिर्फ मेरिट के बेसिस पर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप तो अपने घर पे रह के पढ़ रहे हो आराम से, आपके माँ बाप तो आपका खर्चा देख लेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जिसके अंदर पढ़ने की चाहत है, लेकिन उसके पिताजी मूंगफली का ठेला लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उसको अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए दूसरों के घरों में काम करना पड़ता है स्कूल से आने के बाद, बड़ी मुश्किल से रुपया रुपया इकट्ठा करके वो अपनी फीस भर रहा है और अपनी किताबों का खर्चा निकाल रहा है, निकाल रही है। तो क्या आपके लिए
मेरिट की रेस में कंफर्टेबल तरीके से एसी वाले कमरे के अंदर रहकर पढ़ना और एक मूंगफली का ठेला लगाने वाले बेटे का पढ़ना, क्या ये इक्वालिटी है? और अगर ये इक्वालिटी नहीं है तो क्या हम उनको एफर्मेटिव एक्शन के आधार पर, एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है दोस्तों, ये हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये वाला वर्ड पढ़ते हैं, क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 इक्वालिटी है, वहां पर ये आपको वर्ड देखने को मिलता है एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि आप डिस्क्रिमिनेशन तो कर रहे हो लेकिन ये पॉजिटिव नेचर की है। कैसे? कि जो रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब होता है एज कंपेयर टू अदर्स, एज कंपेयर टू अदर्स जो थोड़े से बैकवर्ड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो लोग हैं, क्या उनको किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, कोई कोटा सिस्टम, कोई सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS का मिलना चाहिए? और अगर किसी एग्ज़ाम में compete करने की आपकी अगर परसेंटेज मान लो कि ऐसी रखी गई है कि 90% पर आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह के अंदर एडमिशन मिलेगा, और वहीं पर बैकवर्ड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड बैकग्राउंड वाले पर्सनस के लिए वो चीज़ 75% या 80% कर दी गई है, जो कि आपकी मेरिट से कम है उनकी कट ऑफ। तो क्या ये चीज़ सही है, या फिर आप सारे लोगों की सिचुएशन को इग्नोर कर कर सिर्फ मेरिट 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 करते रहो? तो अगेन इस चीज का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत होते हैं। कई लोग रिजर्वेशन को सही मानते हैं, जिसको मिल रहा है वो सही मानेगा, जिसको नहीं मिल रहा है वो ये कहेगा कि इसका तो रिजर्वेशन के बेसिस पर हो गया। कोई न्यूट्रल पर्सन होंगे, जैसे आप और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास भली रिजर्वेशन है नहीं है, लेकिन अगर हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो बात वही आ जाती है कि अगर आप थोड़ा सा इसमें सोचने की अगर क्षमता रखो तो भगवान की कृपा से हमें स्कूल की शिक्षा करने में, शिक्षा को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कॉलेजेस वगैरह की फीस भरने में मान लो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वहीं पर एक पर्सन, जैसे आप स्कूल और कॉलेज से आते हो या आते थे, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप आके सो जाते थे, शाम को उठे अपनी ट्यूशन वगैरह गए, वहाँ से आए आपने रिवाइज कर लिया, आप आराम से स्कूल में जाके दोस्तों वगैरह से मिले, मस्ती मजाक आपने करा, ऐसे करते करते आपकी शिक्षा हो गई पूरी। आपकी लाइफ तो बिल्कुल स्मूथली चली जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट की चलती है। लेकिन उस काम वाली के बच्चे का क्या, उस मूंगफली के ठेला लगाने वाले बच्चे का क्या, या फिर ऐसे बच्चे का क्या जिसके माँ बाप ही नहीं है, जो अनाथ है, या फिर पिताजी नहीं है सिर्फ मदर वर्किंग है, या फिर मदर नहीं है सिर्फ फादर है, उसको उसके चाचा चाची ने पाल रखा है, ताऊजी ताई ने पाल रखा है, मामा मामी के पास वो पर्सन रहता है या रहती है, तो उनके लिए तो ये चीज़ है कि अगर वो फॉर एग्जांपल एक, जैसे एक मैं आपको बात बताता हूँ, लक्ष्मीकांत की बुक 800 रुपये की है मार्केट के अंदर। अब आप घर वालों से बोलोगे, उनके लिए 1000 1,500 रुपये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ भी नहीं होंगे कि हाँ यार बच्चा UPSC वगैरह की तैयारी करना चाहता है, ठीक है। और ऐसी लक्ष्मीकांत के अलावा आप जैसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, थोड़ी सी महंगी है, 500, मैग्रो की हिल 500 600 रुपये से कोई भी कम नहीं आती है, नितिन सिंघानिया वगैरह, ऐसे करके आपने 17 18 बुक्स मांगी, कुछ रजिस्टर मांगे, इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोचा, 20 25 30 हज़ार रुपये का तो सिर्फ बुक्स और मटेरियल का ही खर्चा है। आपने चलो एक बार में आप बुक सेट ले आए, लेकिन एक सब्जी लगाने वाले का जो बेटा है या बेटी है, एक मूंगफली का ठेला लगाने वाले का जो बेटा या बेटी है, एक रिक्शा चलाने वाले का जो बेटा या बेटी है, वो एकदम से कैसे सोच ले कि मैं एक ही दिन के अंदर अपने बेटे को लक्ष्मीकांत भी दिलवा दूं, रेप्यूटेड किसी कोचिंग सेंटर के अंदर 1,00,000 1,50,000 की फीस लेकर मैं एनरोल भी करवा दूं, ऑनलाइन कोर्स भी चलो 50 60 हज़ार का, 30 हज़ार का, 20 हज़ार का है तो मैं एक साथ इसकी पेमेंट कर दूं। वो कैसे सोच सकते हैं वन टाइम इसको करने का, जहाँ पर उस बच्चे को शुरू से उसने माहौल देखा है घर का कि मुझे मम्मी पापा के साथ स्कूल से आके हाथ बटाना पड़ता है, कई बार स्कूल भी छोड़ना पड़ता है, अपनी स्कूल की फीस निकालने के लिए अपना बंदोबस्त करना पड़ता है। तो वहाँ पर उस पर्सन की ज़िंदगी नॉर्मल स्कूल लाइफ के बच्चे की जैसे ज़िंदगी होती है वो नहीं रही। वैसे उसने अपने घर पर बहुत कुछ ऐसा देख रखा है
जो कि शायद से आप उसको फील भी ना कर सको। तो ऐसे लोगों को अगर मेरिट देकर, रिजर्वेशन देकर अगर आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें गलत क्या करा जा रहा है? दे टू डिजर्व अ गुड ह्यूमन लाइफ। उनके पास्ट में उनके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर उसके लिए थोड़ा सा गुलेल बनाकर, एक कैटापल्ट बनाकर अगर उनको पुश करा जा रहा है सरकार के द्वारा, हमारे डेमोक्रेसी के अंदर उनकी इज्जत करी जा रही है, उस ह्यूमन डिग्निटी को अगर प्रमोट करा जा रहा है, तो उसमें गलत क्या? और बाकी लोगों को इससे दुखी क्यों होना चाहिए? सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कट ऑफ क्लियर करने के लिए और उनको कम करनी पड़ेगी। लेकिन उनका पास्ट भी तो फिर तुम्हारे पास की तरह नहीं रहा है। उनका वो पुराना वाला जीवन उनको वैसा बनाकर दे दो जैसे तुम्हारा था। अब इसमें इंसानों के बहुत सारे मत और शुरू हो जाते हैं विद इन दिस टॉपिक। हमारी गलती थोड़ी ना है, हमने थोड़ी ना बुरा करा उनके साथ। हमारी गलती थोड़ी ना कि कोई गरीब है, कोई अनाथ है। मेरा क्या लेना देना उस चीज़ों से? मैं तो अपना पढ़ रहा हूँ। तो अगेन बात यह कि इसमें हम किसी को सही या गलत बोल नहीं सकते, क्योंकि हर कोई अपने ओपिनियन के अंदर परफेक्ट है। पर्सन अगर अपना मत देता है, ओपिनियन तो है ही ना, इंसान की ऐसी फितरत है कि अगर आप अपना कोई ओपिनियन दे रहे हो तो आपको तो लगेगा आप तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन हो, क्योंकि आपका जो आर्ग्यूमेंट है उस टॉपिक के ऊपर वो सबसे बेस्ट है। और अगर कोई आपकी बात को ना माने और उससे आप जीत ना सको, तो या तो आप उससे रुख मोड़ लोगे, अपना आपकी शक्ल बन जाएगी, या फिर अगर आप उसकी बातों को दबा सकते हो तो आप चिल्ला चिल्ला कर ऐसे बोलोगे उससे कि सामने वाले की बातों को दबा सको। लेकिन यहां पर लड़ाई झगड़ा करने से, ब्लेम गेम खेलने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसके ऊपर कोई परफेक्ट आंसर है ही नहीं। तो मेरिट को डिसाइड करने के पैरामीटर्स एक्चुअली में फिर होने क्या चाहिए? अब एग्जाम इजी रख देंगे उनका, तब भी आप ये कहोगे कि अब रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं है यार, उसका सेट अगर मुझे मिला होता तो मैं तो निकाल लेता। एज रिलैक्सेशन दे दी जाए, तब भी आप ये कहोगे मेरा अगर एक और अटेम्प्ट होता तो मैं तो आईएएस हो जाता। तो इंसान के कभी जो तर्क होते हैं, जो उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इंसान की फितरत ही यही होती है कि इंसान को हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करना आता है हर एक सिचुएशन के अंदर, और ब्लेम गेम खेलने में इंसान की जो फितरत है वो ऐसी है कि हर एक इंसान ब्लेम गेम के मामले में गोल्ड मेडलिस्ट होता है। अगर वो इंसान के रूप में पैदा हुआ है, जानवर के रूप में पैदा नहीं हुआ है, तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है ब्लेम गेम के मामले में। और वहीं पर जिन लोगों के साथ अगर ऐसे पास्ट में ये अनहोनी हुई है, या फिर उनका बचपन वैसा नहीं बीत पाया और सरकार उनको मेरिट देकर आगे बढ़ा रही है, तो दे हैव गुड फीलिंग फॉर टूवर्ड्स आवर गवर्नमेंट, टूवर्ड्स आवर डेमोक्रेसी। वो रिस्पेक्ट करते हैं कि इस चीज़ की, अगर वो ध्यान से समझे इस चीज़ को, कि हमारा ऐसी कंट्री के अंदर बर्थ हुआ है कि हमारी कंट्री के अंदर ऐसी सरकार है, ऐसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का एक पूरा का पूरा बेस है, जहां पर इन सब चीज़ों को समझा जा रहा है। और सरकार को भले ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार फिर भी सोच रही है। लेकिन अब यहां पर भी एक दूसरी चीज शुरू हो जाती है, एक और नए सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद इन दिस थिंग ऑफ एफर्मेटिव एक्शन एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और वो क्या है? वो ये है कि हम एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन उस केस में क्या कि जहां पर किसी एक SC ST OBC सर्टिफिकेट के साथ एक मतलब एक किसी पर्सन को सर्टिफिकेट मिला और वो ग्रेड A सर्विस के अंदर आ गया या आ गई, और अब उनके बच्चों के टाइम तक भी, मतलब ग्रेड A सर्विस में, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में, IAS IPS IRS इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उनके माँ बाप की ये औकात है, लेकिन बच्चे को फिर भी वो सर्टिफिकेट का फायदा मिला और उसने किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करा सर्टिफिकेट लगाते हुए। जो डिबेट चली थी ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ 2015 टॉपर टीना डाबी, माँ बाप तो ग्रेड ए सर्विस के ऑफिसर हैं, सर्टिफिकेट लगाकर यूपीएससी क्लियर हो गया। अब कई लोग ये कहते हैं कि प्रीलिम्स में ही तो फायदा मिला, मेंस में तो चलो उसकी मेहनत थी, वो सेकेंड रैंक का
मिस्टर अथर आमिर से उनके मार्क्स तो काफ़ी ज़्यादा थे, गैप बहुत ज़्यादा था मार्क्स के अंदर, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन पहला दरवाज़ा ही क्लियर हो गया ना सर्टिफिकेट लगाकर। तो वहाँ पर जो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट चलता है हमारे देश के अंदर, जैसे इंदिरा स्वानी जजमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा स्वानी जजमेंट में कि क्रीमी लेयर वगैरह को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर तो मिस टीना डाबी को तो फ़ायदा मिला। तो फिर अब अगर हम डिफेंड करना चाहें इस रिजर्वेशन को, एफर्मेटिव एक्शन को, पॉजिटिव डिसमिशन को, कि हाँ प्रीवियस जनरेशन ऑफ मिस टीना डाबी को उनके जो पूर्वज थे, मम्मी पापा का टाइम था वो करके, तो पास्ट में ऐसे लोग मतलब होंगे उनकी फैमिली में जहाँ पर वो ऐसी सोशल लेटर में ऊपर नहीं बढ़ पाए होंगे, तो उनको मिल गया, मतलब पॉलिसी का लाभ मिलना भी चाहिए। लेकिन मदर फादर ग्रेड ए की सर्विस, ग्रेड ए ऑफिसर हैं सर्विस में, सरकारी नौकरी में हैं, और पे स्केल काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को उसका फ़ायदा क्यों मिला? और ये चीज़ें फिर सोसाइटी में एक हेटेड पैदा करती हैं। लेकिन अगेन बात घुमा फिरा के दिल तोड़ने वाली यही आ जाती है कि इसके ऊपर कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। सवाल यहीं रुक जाता है कि फिर पैरामीटर्स क्या हो मेरिट के, और वो कैसे बने, कौन बनाएगा, कैसे इंप्लीमेंट होंगे, और सब लोगों की सहमति उस पर कैसे जागेगी। तो ये एथिक्स के डायमेंशन से रिलेटेड हमने यहां पर अभी कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करी है, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हमने डायमेंशंस के बारे में डिस्कस नहीं करा, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन ए से लेकर डी तक, यानी कि 1 से लेकर 4 तक, ये जो जितने सारे क्वेश्चन हैं ABCD, ये अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग नज़रिए हैं, अलग अलग लेंस हैं जिसके अकॉर्डिंग एथिक्स को स्टडी करा जाता है। और इन डायमेंशंस को बोला जाता है 3 कैटेगरी में, और उनकी सब कैटेगराइजेशन भी होती है, लेकिन मैं तीनों के पहले नाम बता देता हूं आपको। एक होते हैं, हम पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं वैसे, मेटा एथिक्स, दूसरे हैं नॉर्मेटिव एथिक्स, और तीसरे हैं अप्लाइड एथिक्स। अब ये क्या होते हैं और इसको कैसे हम समझेंगे, और विद इन जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स आपको सब कैटेगराइजेशन देखने को मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ अप्रोचेस लाइक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, वर्च्यू एथिक्स, कंटेक्चुअलिस्ट एथिक्स, सुपर नेचुरलिस्ट एथिक्स, या अप्रोच। लेकिन मेजर जो डायमेंशन है, 3 ब्रॉडर डायमेंशन, दे आर मेटा एथिक्स, दूसरा नॉर्मेटिव एथिक्स, और तीसरा अप्लाइड एथिक्स। ये क्या होते हैं और इन सवालों के जवाब हमें इन 3 डायमेंशंस के अंदर कैसे मिलेंगे, इसको हम दोस्तों डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।